What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to day 20 of the GNG 3.0. इंडियन इको तुम सबने कर लिया खत्म. अब बारी है बिजनेस स्टडीज को खत्म करने की. 2 चैप्टर बचे हैं, आज ही करेंगे और खत्म कर देंगे. चलिए जल्दी से अटेंडेंस लगा दीजिए. लेट्स बिगिन. आइए बेटा जी शुरू करते हैं. बच्चों चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मार्केट्स और बहुत इजी चैप्टर है. सेकेंडली अगर कुछ डिफिकल्ट भी है ना तो मैं इतने आसानी से तुमको समझाऊंगा, तुम्हें दिक्कत आएगी नहीं. ठीक है. फाइनेंशियल मार्केट्स होता क्या है बेटा? एक ऐसा बाजार जहां पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की सेल परचेज होती है. जैसे तुम नॉर्मल बाजार देखते हो ना, गुड्स की सेल परचेज होती है ना. जैसे तुम लोग अलग अलग प्रकार की मार्केट्स देखते हो भाई. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज की सेल परचेज होती है. इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स की, शेयर्स की, डिबेंचर्स की, बॉन्ड्स की सेल परचेज जिस मार्केट में होगी उसको फाइनेंशियल मार्केट्स बोलेंगे. ठीक है. तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है? इट इज द लिंक बिटवीन द सेवर्स एंड द इन्वेस्टर्स. ठीक है. इसका मतलब ये है कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, जो सरप्लस यूनिट्स है, और उनको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है ऐसे लोगों में जिनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जिनके पास अच्छी नॉलेज है लेकिन पैसे की कमी है. तो मार्केट एक ऐसी जगह है एक ऐसी जगह है जहां पे सरप्लस यूनिट्स आती हैं और सरप्लस यूनिट्स अपना पैसा देती हैं डेफिसिट यूनिट्स को. डेफिसिट यूनिट कौन होती है? जिनको पैसे की जरूरत है, जो बिजनेस फर्म्स हैं, जो बिजनेस करना चाहती हैं. अब ये काम हम मार्केट के थ्रू करेंगे तो सारा रिटर्न हमारा. यही काम अगर हम बैंक के थ्रू करेंगे बच्चों तो बैंक क्या करेगा? आपका पैसा लेगा, उसको फर्दर आगे लोन की फॉर्म में बांटेगा, सामने वालों से 10-12% ब्याज लेगा, आपको 5-6% दे देगा, बीच में अपनी कमाई भी रख लेगा. तो सेम काम बैंक के थ्रू भी हो सकता है, सेम काम फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू भी हो सकता है. बट बैंक अपनी कमाई कर लेगा. अगर आपको डायरेक्टली करना है तो मार्केट्स के थ्रू कर सकते हो. ठीक है. फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्म्स एलोकेटिव फंक्शन. एलोकेटिव फंक्शन क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि फंड को एलोकेट करा जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है. एज इट एलोकेट्स और मूव्स फंड अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, इट रिजल्ट्स इन फॉलोइंग 2 कॉन्सिक्वेंसेस. आप मार्केट के थ्रू ही क्यों करते हो? नंबर 1, रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा. बैंक के थ्रू कम कमाई आएगी, मार्केट के थ्रू ज्यादा आएगी. फाइनेंस इज एलोकेटेड टू दोज फर्म्स व्हिच हैव हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी. ऐसी जगह आपने पैसा दे दिया जहां पे हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है, उस पैसे का बेस्ट यूज होगा बच्चा. ठीक है. अब मार्केट के क्या क्या फंक्शंस हैं? नंबर 1, आपके पैसे को मोबिलाइज करना यानी मूव करना. किधर? सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव यूज में, जहां पे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी. यूज है, कॉस्ट नहीं, मोस्ट प्रोडक्टिव यूज. ठीक है. प्राइस डिस्कवरी. मार्केट में बच्चों बायर भी है, मार्केट में सेलर भी है, यानी डिमांड भी है और सप्लाई भी है. तो जो प्राइस है वो मार्केट में आके डिसाइड होगा ना, जहां पे डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करेंगे. राइट भाई. बाजार में प्राइस कैसे सेट होता है? आजा यार. हाँ जी. अरे इतनी देर मत लगा. मार्केट में एक डिमांड कर्व होता है, एक सप्लाई कर्व होता है, एक इक्विलिब्रियम होता है. ठीक है. इसके सामने जो रेट आएगा, इसके सामने जो रेट या प्राइस आएगा, ये फॉरेन सिक्योरिटीज, या फॉरेन बोल रहा हूं, ये सिक्योरिटीज जो भी शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, या जो भी बॉन्ड्स हैं, उनका प्राइस डिसाइड हो जाता है. तो मार्केट एक तो फंड्स को मोबिलाइज करने में हेल्प करती है, प्राइस सेट करने में हेल्प करती है, आपके एसेट्स को लिक्विडिटी देती है. लिक्विडिटी मतलब आप कैश में कन्वर्ट कर पाते हो. भाई मेरे पास शेयर है, मैं उससे सब्जी थोड़ी खरीद सकता हूं, वो बस एक सिक्योरिटी है. उसको मुझे सेल करना है, अगर मुझे कैश में कन्वर्ट करना है तो बाजार में जाना पड़ेगा ना. राइट. उसके बाद कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कम होता है. कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कैसा सर? मतलब देखो, जब भी आपको कुछ ट्रांजैक्शंस करनी होती है तो कुछ ना कुछ खर्चा आता है कि भैया आपको कस्टमर को ढूंढना है. अगर आप सेलर हो तो कस्टमर को ढूंढना है, कस्टमर को कन्विंस करना है, उसको अपनी चीजों के बारे में बताना है. अगर आप बायर हो तो आपको फाइंड करने में कि अच्छी कंपनी मिल जाए, उसका प्रोस्पेक्टस पढूं, उसकी डिटेल्स जानूं किसी से, उसका प्लस माइनस देखूं, बहुत खर्चा आता है. मार्केट में ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल है तो दोनों के खर्चे बच गए. आप बायर हो तो आपके खर्चे बच गए, सेलर हो तो आपके खर्चे बच गए. तो ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाती है. ठीक है. मार्केट प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस, अवेलेबिलिटी, कॉस्ट. तो ओवरऑल खर्चा कम हो जाएगा. इसके बाद मार्केट बच्चा 2 प्रकार की होंगी, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट.
मनी मार्केट कौन सी है? जो बहुत शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में डील करेगी बेटा, 1 साल से कम वाले इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो 1 साल से कम वाले अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, मेनली डेट, ठीक है, इसमें इक्विटी वगैरह नहीं होता, डेट होता है मेनली, कर्जा सिर्फ, उसको हम मनी मार्केट बोलते हैं। और जो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म में डील करेगी, सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स में डील करेगी, डेट एंड इक्विटी दोनों होंगे, वो बच्चों कैपिटल मार्केट्स होंगी, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड, डेट एंड इक्विटी, ठीक है। अब इसमें भी जो बिल्कुल नए इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जो कंपनी पहली बार ऑफर कर रही है, जो कंपनी ही बेच रही है, वो होगी प्राइमरी मार्केट में, ठीक है। और जो पुरानी सेकंड हैंड सिक्योरिटीज है, वो होंगी सेकेंडरी मार्केट में। तो जो बिल्कुल न्यू सिक्योरिटीज है प्राइमरी मार्केट में, जो पुरानी सिक्योरिटीज है सेकेंडरी मार्केट में। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, सोर्स फॉर वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म के लिए तो वर्किंग कैपिटल ही चाहिए होता है। उसके साथ साथ इसकी कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया नहीं होता, ये कहीं पे भी आपको फिजिकल प्रेजेंस में बाजार नहीं दिखाया जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, ठीक है। और सिर्फ डेट फंड्स होते हैं इसके अंदर। देखो, इट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म, कोई इसकी लोकेशन नहीं होगी। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कम रिस्की होते हैं। कम रिस्की क्यों होते हैं सर? है तो अनसिक्योर्ड, बेटा टाइम पीरियड कम है ना, और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा रेप्यूटेड कंपनीज आपस में ही डील करती रहती हैं, कंपनी को भागने का डर नहीं होता, तो लेस रिस्की होते हैं, राइट। उसके बाद जो लोग इसमें डील करते हैं, वो आरबीआई है, कमर्शियल बैंक है, एलआईसी, जीआईसी है, तो देख रहे हो बिल्कुल सेफ होती हैं ये सारी की सारी चीजें। इट इनेबल्स कंपनी टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स, आसानी से मिल जाते हैं। इसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बच्चों? कॉल मनी, कॉल मनी होता है जब एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा लेता है। ट्रेजरी बिल, जब सरकार पैसा रेज करती है, गवर्नमेंट को अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफर करेगी वो ट्रेजरी बिल होगा। कमर्शियल पेपर, जब एक कंपनी को पैसा चाहिए अपनी शॉर्ट टर्म कॉस्ट को कवर करने के लिए, कमर्शियल पेपर। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जब बैंक मार्केट में ऑफर करता है, जब बैंक बैंक से लेता है वो तो होता है कॉल मनी, जब बैंक मार्केट में ऑफर करता है वो होता है बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। कमर्शियल बिल क्या होते हैं? जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से कुछ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल की टर्म्स पे डील करता है, वो ये हो जाते हैं, ठीक है बेटा। कैपिटल मार्केट क्या होगा बेटा? मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। उसके बाद यहां पे लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फंड्स मिलेंगे, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स इसमें डील करेंगे। सिंपल, सब समझ गए? हाँ सर। ये मार्केट क्या है? ये एक लिंक है बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट, ऑफ कोर्स ये तो हमने पीछे भी पढ़ लिया है ना, लिंक तो ये है ही। उसके बाद इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी। इसमें इंटरमीडियरीज के थ्रू काम किया जाएगा बेटा। इंटरमीडियरीज यानी मार्केट में कंपनी जब अपना शेयर बेचती है या डिबेंचर बेचती है, तो फॉर्मेलिटी कौन पूरी कराता है? ब्रोकर्स। शेयर्स कौन बिकवाता है? अंडरराइटर्स। इतना तो अब तुम्हें नॉलेज है, मुझे पता है, तुम पढ़ के आए हो, तुम समझते हो ब्रोकर क्या है, अंडरराइटर क्या है ना। डिपॉजिटरीज, राइट। उसके साथ साथ कैपिटल फॉर्मेशन होता है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब इन्वेस्टमेंट होती है इकोनॉमी में नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम होता है। उसके बाद गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को भी फॉलो करके चलती हैं सारी की सारी मार्केट्स, राइट। सर गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस मतलब बच्चों इनके लिए भी एक बॉडी होती है जिसको अब पढ़ेंगे अभी हम, सेबी। सेबी क्या करता है? सेबी सारी की सारी मार्केट को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, डेवलप करता है। मार्केट्स के सारे नियम सेबी के हिसाब से ही सबको फॉलो करके चलने पड़ते हैं, ठीक है बच्चों। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट में क्या डिफरेंस है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। पार्टिसिपेंट्स हो गए, ड्यूरेशन एक मीडियम लॉन्ग, एक शॉर्ट, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए बेटा इधर शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, उधर वाले पांचों मैंने आपको बता दिए। इन्वेस्टमेंट इसमें छोटा भी होता है, उसके अंदर काफी बड़ी सिक्योरिटीज होती है, ह्यूज अमाउंट की होती है, मतलब 25,000 50,000 ऐसे होती है। यहाँ पे 10 से 100 रुपए तक का भी होता है। सेफ्टी, ये थोड़ा रिस्की है क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा दे रहे हो। ये सेफ है क्योंकि काफी शॉर्ट टर्म के लिए। भाई तुम खुद सोचो, एक बंदा तुम्हारे से 2 साल का लोन मांग रहा है, एक बंदा 2 दिन का लोन मांग रहा है, तो कौन भागने का चांस है? 2 साल वाला भाग सकता है, पता नहीं 2 साल बाद तुम कहाँ होगे, वो कहाँ होगा। 2 दिन वाला तो तुम पकड़ लोगे ना, यहीं कहीं होगा, राइट। कैपिटल मार्केट बेटा 2 प्रकार की, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी न्यू है, जब फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज ऑफर करी जाती है, वो प्राइमरी मार्केट में होती है। सेकेंडरी, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड सिक्योरिटीज, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, राइट। परफेक्ट सर। इसके बाद आता है बच्चों स्टॉक एक्सचेंज। सर स्टॉक एक्सचेंज किसको बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज बेटा स्टॉक मार्केट को ही बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने के चांसेस हाई, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन, ये अच्छे से डेफिनेशन याद कर लेना। An organization or body of individual, whether incorporated or not, established किस लिए बनाया गया है? असिस्टेंट, हेल्प करना,
रेगुलेटिंग, रूल्स बनाना, कंट्रोलिंग, अच्छे से कंट्रोल करना, किस चीज को, बिजनेस ऑफ बाइंग सेलिंग डीलिंग इन सिक्योरिटीज। क्या क्या फंक्शंस होंगे बच्चों स्टॉक मार्केट के? स्टॉक मार्केट के फंक्शंस देखो, सबसे पहले ये बच्चों स्टॉक एक्सचेंज जो है ये लिक्विडिटी देता है, मार्केटेबिलिटी देता है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को। लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि आप मार्केट में जाके अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी है, तुम्हें बेचनी है, तुम कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विडिटी। और मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे बायर्स हैं तो वो मार्केटेबल बन गया, आप उसको बेच सकते हो। जो चीज बिक नहीं रही ना वो मार्केटेबल नहीं है, इसका मतलब यानी वो मार्केट में बिकने लायक ही नहीं है ना। तो लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करता है, प्राइसिंग में हेल्प करता है, जैसे अभी आपको बताया डिमांड सप्लाई से प्राइस सेट होती है, सेफ्टी रहती है। स्टॉक एक्सचेंज ये मेक श्योर करता है कि उसके अंदर रेप्यूटेड और इज्जतदार कंपनी ही हो, फालतू कंपनीज ना आए उसके अंदर, है ना। ये मार्केट का एक जिम्मेदारी होती है। जो हमारी मार्केट्स हैं, मेनली हमारे देश में दो मार्केट सबसे ज्यादा फेमस हैं, वैसे तो 20-21 मार्केट्स होती हैं लेकिन दो ही चलती हैं मेनली, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। तो ये दोनों मेक श्योर करते हैं कि जितनी कंपनीज इसके अंदर लिस्ट हो रही हैं, लिस्ट का मतलब जिनको वो अलाउ कर रहे हैं कि तुम अपने शेयर्स बेच सकते हो, वो रेप्यूटेड हो, इज्जतदार कंपनीज हो। ठीक है बेटा। कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑफ कोर्स जब कंपनी ग्रो करेगी, बिजनेस करेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करेगी, प्रोडक्शन करेगी, तो इकोनॉमी तो ग्रो करेगा ना बच्चा। ठीक है। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्चर, इक्विटी को प्रमोट करना, इक्विटी को आगे बढ़ाना, इक्विटी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, स्कोप फॉर स्पेकुलेशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है लोगों को मौका देना कि तुम भाई पैसा लगाओ, सस्ते में खरीदो चीजों को और महंगा बेचेंगे, दैट इज स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। ठीक है, लोग इसीलिए तो खरीदते हैं शेयर्स। प्राइमरी सेकेंडरी में क्या डिफरेंस होता है? जल्दी से, ये न्यू सिक्योरिटीज, ये एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। इसके अंदर कंपनी बेचती है, इसके अंदर इन्वेस्टर आपस में, भाई मेरे पास कोई शेयर है मुझे बेचना है, सेकेंड हैंड सिक्योरिटी होगी ना। उसके बाद कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे डायरेक्ट होता है, यहाँ पे इनडायरेक्ट होता है। ठीक है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, इसमें सिर्फ बाइंग होती है, भाई कंपनी तो ऑफर कर रही है, आप तो सिर्फ खरीद सकते हो, यहां आप खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो। उसके बाद ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये जो है बेसिकली मेनली ऑनलाइन चलता है काम, ये जो है इसकी फिक्स्ड लोकेशन होती है। ठीक है, जैसे BSE NSE मैंने आपको बताया। उसके बाद प्राइजेस, ये मैनेजमेंट फिक्स करते हैं यहाँ पे प्राइजेस। यहाँ पे जो प्राइजेस हैं वो बेसिकली डिमांड सप्लाई से फिक्स्ड होते हैं। भाई पहली बार जब कंपनी शेयर इशू करेगी तो कंपनी बताएगी ना कितने का शेयर बेचना है, यहां पे तो अब डिमांड सप्लाई से होता है। इसके बाद ट्रेडिंग प्रोसीजर, सर अगर आपको ट्रेड करना है, अगर आपको सिक्योरिटीज बाय सेल करनी है तो उसका क्या प्रोसीजर चलेगा, वो हमें यहां पे पढ़ना है। ठीक है, बट बिफोर दैट एडवांटेजेस देख लो, जो आजकल ऑनलाइन प्रोसेस चलता है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, है ना। तो नंबर 1 इसके, ये सबसे पहले ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ आपके सामने है, आप सुबह शाम प्राइजेस चेक कर सकते हो, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, कुछ भी हिडन नहीं है। नेक्स्ट, एफिशिएंसी बेटर होती है। एफिशिएंसी का मतलब आप देख सकते हो कि कितने लोग डिमांड कर रहे हैं, कितने लोग बेच रहे हैं, तो प्राइस सेट करना ईजी होता है। उसके बाद बच्चों ऑपरेशंस बहुत आसान है। ऑपरेशंस कैसे आसान है? सब कुछ ऑनलाइन हो गया है तो टाइम बचता है, खर्चा बचता है, रिसर्च कॉस्ट बचती है, सब कुछ इजी है। ग्लोबल रीच, आप ग्लोबली डील कर सकते हो। उसके बाद सारे ट्रेडिंग सेंटर्स एक ही जगह पे आ गए, यूनिफाई हो गए, है ना। जितने भी ट्रेडिंग सेंटर्स हैं पहले अलग अलग जगह थे, अब ऑनलाइन ने सबको एक जगह लाके खड़ा कर दिया, तो यूनिफाई हो गए बच्चों। इसके बाद प्रोसीजर देखो, सबसे पहले आपको एक ब्रोकर का सिलेक्शन करना पड़ेगा। ब्रोकर कौन है? जैसे हम लोग आजकल एप्स के थ्रू करते हैं ना, ज़ेरोधा, ग्रो, सबसे पहले एक ब्रोकर ढूंढो जो आपको मदद करेगा सिक्योरिटीज की सेल परचेज करने में। तो सबसे पहले तो ब्रोकर ढूंढ लिया आपने। ठीक है, ब्रोकर आपका एक अकाउंट खोलने के लिए पहले आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, जैसे पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्वालिफिकेशन, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, आपका बैंक अकाउंट, क्योंकि खाते से ही तो लेन देन होगा ना, आपकी डिपॉजिटरी डिटेल्स, क्या आप किसी और ब्रोकर के साथ रजिस्टर्ड हो, ये सारी जानकारी लेगा। और ये सारी जानकारी लेने के बाद आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलेगा सबसे पहले तो। ठीक है, फिर आपका डीमैट अकाउंट खुलेगा। डीमैट अकाउंट का क्या मतलब होता है बेटा? पहले जो शेयर्स होते थे या सिक्योरिटीज होती थी वो पेपर फॉर्म में होती थी, उनको बोलते थे मटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज। आजकल सब ऑनलाइन होता है, यानी डीमटेरियलाइज्ड। तो पेपर से ऑनलाइन सिक्योरिटीज जो हो गई वो गई डीमटेरियलाइज्ड। तो वो कहीं ना कहीं तो रखी जाती होंगी ना। तो जैसे पैसा आपके अकाउंट में दिखता है, पैसा आया पैसा गया, वैसे ही शेयर्स भी आपके अकाउंट में प्लस और माइनस होंगे। जिस अकाउंट में होंगे उसको बोलेंगे डीमैट अकाउंट। ठीक है,
डीमैट अकाउंट और बेनिफिशियल ओनर अकाउंट रेफर्स टू एन अकाउंट विच एन इंडिविजुअल सिटीजन मस्ट ओपन, जो एक सिटीजन को ओपन करना चाहिए विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट विद डीपी, ठीक है, डीपी मतलब ब्रोकर, वो आपका अकाउंट खुलवाएगा, फिर आप क्या कर पाओगे, डील कर पाओगे। देन आप ऑर्डर प्लेस करोगे। ऑर्डर प्लेस करने का मतलब है कि जो सिक्योरिटी तुमको खरीदनी है, जो तुम्हें अच्छी लग रही है, उसका ऑर्डर प्लेस करो। फिर ब्रोकर क्या करेगा, वो मैच करेगा कि उस सिक्योरिटी का बेस्ट प्राइस क्या है, तुम कितने में खरीदना चाहते हो, तुमने कितने में ऑर्डर प्लेस करा है और मार्केट में क्या रेट है, क्या वो उस रेट पे अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही बेस्ट प्राइस मिलेगा, जैसे ही बच्चों बेस्ट प्राइस मिलेगा, वो आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। एग्जीक्यूट करने के बाद वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट देगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी डिटेल होती है कि किस टाइम ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, कितने रुपए में हुआ, कितने यूनिट्स में हुआ, ब्रोकर की क्या कमीशन है, हर चीज उसमें लिखी होती है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट के बाद बस आपको डिलीवर होंगे शेयर्स और आपको पेमेंट करना है ना। इसके बाद बच्चों सेटलमेंट साइकिल जो है वो T+2 डेज की है। T+2 का मतलब है ट्रांजेक्शंस प्लस 2 डेज, राइट। भाई आज तुमने सारा का सारा हिसाब किताब करा, पेमेंट्स करी, आज तुम्हारा बेसिकली डील हो गई, तो ये हो गया पे इन डे। जिस दिन सारा सेटलमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा पे आउट डे, खत्म, समाप्त, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन प्लस 2 डेज चलता है, अब पहले ही हो जाता है, लेकिन फिर भी T+2 बताया गया है साइकिल को, ठीक है जी। इसके बाद डीमेटेरियलाइजेशन क्या होता है बेटा, डीमेटेरियलाइजेशन का मतलब सिक्योरिटीज जब ऑनलाइन फॉर्म में रखते हो उसको डीमेटेरियलाइजेशन बोला जाता है। डिपॉजिटरीज कौन है, डिपॉजिटरी बच्चों बेसिकली जैसे बैंक आपके पैसों को रखता है, उसी तरीके से डिपॉजिटरीज के थ्रू ही सारे शेयर्स को सेल परचेज किया जाता है। तो डिपॉजिटरीज हमारे देश में कितनी है, 2, NSDL, CDSL, ये ध्यान रखना, ठीक है। डिपॉजिटरीज इज लाइक अ बैंक एंड कीप सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। डीमेटेरियलाइजेशन के क्या क्या फायदे हैं, कन्वीनियंट है, इजी है। दूसरा, फिजिकल शेयर्स को ऑनलाइन फॉर्म में क्रिएट किया जाता है। तीसरा, इनको आप मॉर्गेज कर सकते हो, प्लेज कर सकते हो, यानी गिरवी रख के लोन्स ले सकते हो। उसके बाद कोई डेंजर नहीं है चोरी का, लॉस का, खराब होने का, पेपर वर्क कम हो गया। ब्रोकर की जिम्मेदारी होती है आपको शेयर्स क्रेडिट करना अगर आप खरीदते हो, और आप बहुत सारे शेयर्स एक ही डीमैट अकाउंट में रख सकते हो। अब आ रहे हैं बच्चों हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज इंडाइसेस। स्टॉक एक्सचेंज इंडाइसेस क्या है बच्चों, ये स्टॉक मार्केट्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कैसा चल रहा है, शेयर्स ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, मार्केट ऊपर है या नीचे है ना। तो ये इंडाइसेस क्या करते हैं, ये आपको एक एवरेज आइडिया देते हैं, ये बेसिकली एवरेजेस होते हैं। तो BSE का एक इंडाइस है, इसी तरीके से NSE का एक इंडाइस है। NSE के लिए है निफ्टी 50, ठीक है, जिसको हम खाली निफ्टी भी बोलते हैं, और BSE के लिए है सेंसेक्स। तो बेसिकली निफ्टी क्या है, निफ्टी सबसे पहले NSE का है, तो N से N वर्ड आया, और इसके अंदर 50 कंपनी होती हैं, ये टॉप 50 कंपनीज का एवरेज शेयर प्राइस निकालता है। तो बेसिकली वो इसलिए इसका नाम निफ्टी रख दिया। तो अगर निफ्टी ऊपर है, बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये है बच्चों की NSE के अंदर एवरेज बेसिस पे आज मार्केट ऊपर चल रही है, कंपनीज अच्छा काम कर रही हैं। गिरा हुआ है तो इसका मतलब अच्छा नहीं काम कर रही है, आज इतनी प्रॉब्लम है मार्केट में, डाउन है सारी चीजें। इसी तरीके से अगर सेंसेक्स किसके बारे में बताता है, BSE के बारे में। अगर सेंसेक्स ऊपर है तो इसका मतलब है कि BSE में कंपनीज अच्छा काम कर रही हैं, आज ग्रोथ है, आज शेयर प्राइस ज्यादा है, आज प्रॉफिट बन रहा है। नीचे है तो फिर आज डाउन है मामला, ठीक है। तो निफ्टी हो गया 50 कंपनीज का एवरेज, सेंसेक्स हो गया 30 कंपनीज का एवरेज, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों सेबी। सर सेबी क्या है, 100% तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है, लिख लो, आज ही लिख लो, तो मैं बता रहा हूं पेपर में आ रहा है। सेबी क्या है सर, सेबी बच्चों एक ऐसी बॉडी है जिसका काम है, ये मतलब पुलिस स्टेशन है एक तरीके का। मतलब जैसे इंसान शैतानी करता है, चोरी चकारी करता है, कुछ गड़बड़ करता है, तो पुलिस पकड़ती है ना उसको, पुलिस ध्यान रखती है ना कुछ इसी तरीके की चीजें ना हो। इसी तरीके से सेबी ध्यान रखता है कि मार्केट में कुछ ना हो। सेबी क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1988 में सेटअप हुआ था ताकि वो रेगुलेट कर सके। 1992 में इसको लीगल स्टेटस मिल गया और ये और पावरफुल हो गया। मतलब 1988 से 92 तक इतना पावरफुल नहीं था, 92 में जब इसको लीगल स्टेटस मिला फिर ये बहुत पावरफुल हो गया बेटा, ठीक है। 1992 में सेबी वाज गिवन अ लीगल स्टेटस। सेबी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है। पर्पस क्या था सेबी का, सिंपल पर्पस है बेटा, किसी भी तरीके की घपलेबाजी ना हो मार्केट में, ठीक है। यानी सबसे पहले एक ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट बनाए, सब कुछ सामने होना चाहिए, कुछ भी हिडन नहीं होना चाहिए। फॉर इफेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज, फंड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपेरेंसी से जाएं, सिक्योरिटीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपेरेंसी से आए। उसके बाद इसके साथ 3 लोगों के लिए काम करता है, कंपनीज के लिए, इन्वेस्टर के लिए, इंटरमीडियरी के लिए।
कंपनीज के लिए क्या कि कंपनीज को फाइनेंस रेज करना आसान हो, कंपनीज को जब पैसे की जरूरत है तो कंपनीज इजीली कर पाए। इन्वेस्टर्स के लिए क्या कि इन्वेस्टर का पैसा सेफ रहे, उनका पैसा लेके कोई कंपनी भागे नहीं। और इंटरमीडियरी के लिए क्या कि उनको एक कॉम्पिटिटिव और प्रोफेशनल मार्केट मिले जहां पे वो भी ग्रो कर पाए, वो भी पैसा कमा पाए। ठीक है बेटा, बढ़िया सर। इसके बाद बच्चों ऑब्जेक्टिव्स भी यही है। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? अच्छे से फंक्शन करे मार्केट, ऑर्डरली फंक्शनिंग हो, राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके इन्वेस्टर की, इन्वेस्टर के साथ कोई भी गलत काम ना हो, उसका पैसा ले कोई कंपनी ना भागे, कोई भी माल प्रैक्टिस ना हो, माल प्रैक्टिस जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग, मिसलीडिंग स्टेटमेंट कोई कंपनी देके पैसा ना रेज कर ले उल्टा सीधा। इसी तरीके से रूल्स बनाए जाएं, कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाएं ताकि सब फ्री एंड फेयर हो, कहीं पे भी कुछ घपलेबाजी ना हो। ठीक है बेटा। अब फंक्शंस ऑफ सेबी देखो, 3 मेन फंक्शंस हैं। कौन कौन से? डॉक्टर प्रोटेक्टिव, सेबी को मैं क्या बोलता हूं? डॉक्टर प्रोटेक्टिव, DR प्रोटेक्टिव। ठीक है, देखो बहुत आसान है। रेगुलेटरी फंक्शंस का मतलब रूल्स और रेगुलेशंस बनाना, डेवलपमेंटल फंक्शंस का मतलब मार्केट्स को, स्टॉक एक्सचेंज को डेवलप करना, लोगों को अवेयर करना। ठीक है, प्रोटेक्टिव का मतलब कोई फ्रॉड ना हो, कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट ना हो, कोई चोरी चकारी ना हो, प्रोटेक्ट करना। सही है। देखो रेगुलेटरी में क्या क्या आते हैं बच्चों? हर तरीके के नियम बनाना। सर किस किस तरीके के नियम बनाना? ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, म्यूचुअल फंड्स का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसके बाद पोर्टफोलियो एक्सचेंज कैसे चलेंगे, ठीक है, अंडरराइटर, बैंकर कैसे काम करेंगे, अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर रही है तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इंस्पेक्शन करना, इंक्वायरीज बिठाना, ये सब रेगुलेटरी फंक्शंस में आ जाता है बेटा। ठीक है, अगर कोई गलत कर रहा है तो फिर उसकी फीस चार्ज करना, चार्जेस लगाना उस पे, ये याद करने हैं बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेटरी। अब डेवलपमेंटल का क्या मतलब है? स्टॉक एक्सचेंज को डेवलप करने के लिए सभी क्या करता है? तो डेवलप करने के लिए बेटा ट्रेनिंग देता है इंटरमीडियरीज को कि तुम्हें कैसे काम करना है, क्या क्या तुम्हारे अधिकार हैं, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर्ली होना। उसके साथ रिसर्च करना, पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स, जितने भी लोग मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं उनको जो भी डेटा चाहिए वो डेटा छापना, टाइम टू टाइम अवेयर करना लोगों को, है ना। उसके बाद डेवलप करना मार्केट्स को बाय अडैप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। फ्लेक्सिबल अप्रोच का क्या मतलब है? जैसे आजकल नए शेयर्स भी सेकेंडरी मार्केट में अलाउ कर दिए सेबी ने कि ठीक है, पहले तो सेकेंडरी में सिर्फ सेकंड हैंड चलते थे ना, अभी सेबी ने बोला चलो ठीक है नए भी कर लो, अंडरराइटिंग ऑप्शनल कर दिया, ऑनलाइन ट्रेडिंग को बहुत प्रमोट कर रहा है, तो ये सब डेवलपमेंट के लिए तो कर रहा है, राइट। प्रोटेक्शन क्या है बच्चों? प्रोटेक्शन में कुछ फ्रॉड ना हो, कोई फ्रॉडलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो, कोई कंपनी मिसलीडिंग स्टेटमेंट ना दे, मैनिपुलेट ना करे, प्राइस को ऊपर नीचे ना करे, इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, कोई कंपनी के अंदर का बंदा कंपनी की वो इंफॉर्मेशन लीक करके या उस कंपनी की इंफॉर्मेशन को यूज करके पैसा ना बनाए। यानी ये चीजें गलत होती है ना, तुम अंदर की जानकारी लीक कर रहे हो, अंदर की जानकारी, कंपनी के अंदर की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल रहे हो, ये गलत होता है। इसके साथ इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना हर तरीके से, फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना, राइट, ये सब प्रोटेक्शन के लिए करता है बच्चों से। अभी तो केस स्टडी में डायरेक्टली ये लाइन लिखी आएगी, तुमको बस आइडेंटिफाई करना है कि रेगुलेटरी है, डेवलपमेंट है या प्रोटेक्टिव है। खत्म। इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म, मस्त रिवाइज हो गया। ठीक है, कोई पॉइंट अगर नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और बेहतर डिटेल में पढ़ना हो तो 100 डेज वाली वीडियो में देख लेना, और अच्छे से चीजें कवर हो जाएंगी। कोई अगर टॉपिक ना समझा, वैसे तो हो गया होगा, हर चीज समझ में आई होगी। मार्केटिंग बचता है, वो और करेंगे। ठीक है, वीडियो आ जाएगी तुम्हारे पास 8 बजे के आसपास तक, 6 बजे आ गया, 8 बजे तक वो आ जाएगा, तब तक कंप्लीट कर लो यहां तक का। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।